नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं गलवान का गुरूर। जी हां, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प को आज एक साल पूरा हो चुका है। पिछले साल 15 जून को चीन के सैनिकों ने गश्त के दौरान समझौते के खिलाफ जाकर भारतीय जवानों पर हमला किया था। इसके बाद दोनों देशों ने सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई थी और इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीनी सेना के सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात यहां पर कबूल की थी। एक साल पहले की अगर बात करें तो अभी सीमा पर शांति है और सैनिकों के पीछे हटने का काम भी जारी है, लेकिन विश्वास का जो माहौल है वो नहीं बन पाया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन ने जितनी बार भी कोई वादा किया है उससे परे जाकर वादा खिलाफी भी की है। झड़प के बाद से सेना के तीनों अंग के बीच तालमेल और एकजुटता भी बढ़ी है। उन्होंने एलएसी पर समग्र चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय थल सेना, वायुसेना को एकीकृत रुख का हवाला भी दिया है। तो देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद भी दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाल नहीं होने के बावजूद भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों ने बताया कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने भारतीय सुरक्षा क्षेत्र के योजनाकारों को चीन से निपटने में देश का रुख तय करने के साथ ही छोटी अवधि में दूरगामी खतरे का आंकलन करते हुए रणनीति तैयार करने में मदद मिली। पिछले करीब 5 दशकों में सीमाई क्षेत्र में सबसे घातक झड़प पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों सेनाओं ने टकराव वाले कई स्थान पर बड़े पैमाने पर जवानों और हथियारों समेत साजो सामान की तैनाती कर दी है। इस साल फरवरी में चीन के आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया कि भारतीय सैन्य कर्मी के साथ झड़प में चीनी 5 सैन्य अधिकारी और जवान मारे गए, जबकि माना जाता है कि चीनी पक्ष में मृतकों की संख्या इससे ज्यादा थी। एक अधिकारी ने बताया कि सैन्य रूप से हम इस बेहतर तरीके से तैयार हैं। गलवान घाटी की झड़प के बाद हमें उत्तरी सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दृष्टिकोण को प्राथमिकता में रखने का मौका मिला। ये पता चला है कि चीन में भी ऊंचाई वाले क्षेत्र में कई इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा ली है। सूत्रों ने कहा है कि झड़प के बाद सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल और एकजुटता भी बढ़ी है। उन्होंने एलएसी पर समग्र चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के एकीकृत रुख का भी हवाला दिया। इसके साथ ही एक अधिकारी ने कहा कि इस झड़प के बाद थल सेना और वायुसेना के बीच तालमेल और बेहतर हो गया है। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अब विश्वास बहाल नहीं हो पाया है और भारत पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में एलएसी के पास किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आपको बता दें कि यहाँ पर गलवान घाटी के युद्ध को 1 साल पूरा हो चुका है और उसके बाद देखा जाए तो भारत ने भी अब प्रतिकूल स्थितियों में निपटने की जो है वो यहाँ पर तैयारी कर ली है। हालांकि अगर बॉर्डर की यहाँ पर बात की जाए तो वहां पर अब भी हटने का सिलसिला लगातार जारी है और फिलहाल वहां पर अभी घाटी में देखा जाए तो अभी शांति वहां पर बनी हुई है। तो सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के 1 साल पूरे हो गए हैं। सीमाई क्षेत्र में पिछले साल सबसे घातक झड़प ये थी। आपको बता दें कि प्रतिकूल स्थिति में निपटने के लिए भारत अब तैयार हो गया है। तो गलवान घाटी में भारत के 20 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे और बड़े पैमाने पर जवान और साजो सामान की तैनाती भी अब भारत ने कर दी है। सैन्य रूप से भारत इस बार बेहतर तरीके से तैयार है। दोनों देशों के बीच अब विश्वास बहाल नहीं हो पाया है। हालांकि संघर्ष विराम से कह सकते हैं, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चर्चा करने के लिए कोई भी यहां पर तैयार नहीं है। लेकिन जो झड़प की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सामने लगातार आती रहती हैं। तो अगर पिछले साल की बात करें, गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसे 1 साल आज पूरा हो चुका है। तो आपको बता दें कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई थी आज ही के दिन और इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन ने के सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात यहां पर कबूली थी। और 1 साल पूरा होने के बाद अभी सीमा पर शांति है और सैनिकों के पीछे हटने का काम भी अभी भी जारी है, लेकिन विश्वास का माहौल नहीं बन पाया है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि चीन ने जितनी बार भी कोई वादा किया है उससे परे जाकर वादा खिलाफी की है। झड़प के बाद सेना के तीनों अंगों की अगर बात करें
तो उनके बीच तालमेल और एकजुटता भी बढ़ी है। उन्होंने एलएसी पर तो आपको बता दें कि उन्होंने समग्र चुनौती से निपटने के लिए भी भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना को एकीकृत रुख का हवाला भी दिया है। तो गलवान घाटी में जो युद्ध हुआ था उसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं। झड़प यहां पर जो हुई थी उसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं। आज गलवान घाटी की झड़प को 1 साल पूरा हो चुका है और इसी झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प को 1 साल हो चुका है। पिछले साल 15 जून को ही चीन के सैनिकों ने गश्त के दौरान समझौते के खिलाफ जाकर भारतीय जवानों पर हमला किया था। इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई थी और इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की थी। तो यहां पर एक चीज और देखने को मिल रही है, जहां पर पूर्वी लद्दाख की अगर बात करें तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 1 साल के बाद भी पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं हो पाई है। पैंगोंग लेक इलाके में सेना के पीछे हटने के बावजूद कई स्थानों पर सेनाएं अभी भी आमने सामने हैं। वहीं 11वें दौर की वार्ताओं में कोई अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है। इधर चीन की तरफ से नए दौर की वार्ता में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है और इसको लेकर भारतीय पक्ष आश्चर्यचकित और चिंतित भी है। तो 12वें दौर के अगर सेकंड सैन्य कमांडर की अगर बात की जाए तो 2 महीने में भारत की तरफ से कई बार अनुरोध किया जा चुका है। पिछली बार जो वार्ता हुई थी वो 9 अप्रैल को हुई थी, लेकिन अब चीन की तरफ से इसके लिए आखिर तारीख जो है वो तय नहीं की जा रही है, जबकि फरवरी मध्यम में दोनों देशों के सेनाएं पैंगोंग से पीछे हटी थी। तो यह तय हुआ था कि शेष स्थानों पर सामान्य स्थिति बहाली को लेकर अगली बैठकों में निर्णय लिए जाएंगे। तो गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसको 1 साल यहां पर पूरा हो चुका है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ में है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ में है। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। तो जिस तरीके से गलवान घाटी की यहाँ पर बात की जा रही है, पिछले साल जो गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसमें हमारे 20 सैनिक जो थे वो शहीद हो गए थे। तो लेकिन अब भी देखा जाए वहां पर शांति की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन आसार अभी भी कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। थैंक यू अपनी चैनल में बुलाने के लिए मुझे जी। जैसे आपने बोला, पहले बताइए मैं नजर आ रहा हूँ आपको? बिल्कुल आप नजर आ रहे हैं। ओके, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। आपका जो दूसरा नैरेटिव है वो बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है कि इस समय गलवान में दो झड़पें नहीं हो रही, पर इस समय स्थिति जो है वो गंभीर है। चाइना ने अपनी जगह से वापस जाने को, जो बच गई थी फोर्सेस, उनको वहीं रखा है और गोबरा, हॉट स्प्रिंग्स, डेमचौक, डेप्सांग, इन जगहों पे करके डिस्कस करने का भी मना कर दिया जी। कहने का मतलब ये है चाइना जो है अपने वादे पे, जैसे आपका जो वादा खार हो गया है वो बिल्कुल आपने उसको वली समझा, वो वादा खार हो गया। इसलिए आप ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये तो न्यूज है। तो सच्चाई ये है
ये पहली बार थोड़ी हुआ है, ये तो 15वीं बार हुआ है, और 15वीं बार हम धोखा खा रहे हैं। मतलब एक बार तो दूध का जला छाछ को पीता है, दूसरी बार पीता है। आप तो रेगुलरली आप तो धोखा खाने की आदत हो गई है। ये तो देखिए एग्जैक्टली। और यही था लास्ट ईयर हम बोल रहे थे कि 29 और 30 अगस्त को जो हाइट्स ली हैं, कैलाश हाइट्स ली है, हमें उसे वापस नहीं करना। हमने जोर जोर से हर एक टेलीविजन पे बोला, पर हमें क्या पता है कि एडवाइस करने वाले जो हैं गवर्नमेंट को कोई और हैं, और उन्होंने खाली कर दी। फौज इससे बड़ी नाराज है, हताश है, और फौज ये सोच नहीं सकती जैसे कि हम जब चीज अपने हासिल की है, आप नेगोशिएट करिए, अपने नेगोशिएटिंग टेबल पे आपकी पोजीशन तगड़ी होती है। और हमारे सब एक्सपर्ट्स को पता था कि ये जगह हमारे पास आ गई है, चीन घबरा रहा है, बिल्कुल, और उसको घबराने देना चाहिए था। हमने वापस कर दिया एकदम से। अब चीन फिर वो दादागिरी पे उतर आया और बात वही की वही रह गई है। तो ये जो बात है, एक तो ये हमारी कमी है। ये जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ये लेसन लर्न में आएगा कि ऐसी गलती हम क्यों दोहराते हैं। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, व्हाइट पेपर लिखा जाएगा, क्यों अभी तक सन 62 से अभी तक हम धोखे में क्यों आते रहे। क्या हमारे कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फौज में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है? क्या प्राइम मिनिस्टर को एडवाइजिंग बॉडी में कोई प्रॉब्लम है? क्या उनका इतना तजुर्बा नहीं है कि वो एडवाइस कर सके इन चीजों के ऊपर? ये सारी की सारी चीजें देखी जानी चाहिए। ये बहुत सीरियस मामला है, ये देश की भूमि का मामला है, ये कोई छोटी मोटी लाइसेंसिंग का मामला नहीं है मार्केट की। तो ये बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि गलत जगह पे अगर आप गलत डिसीजन मेकर को बैठाएंगे जिसका तजुर्बा नहीं है, यही हालत होगी जो आप देख रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर विंग कमांडर सर, एक सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से अभी जितना भी हम इस चीज को पढ़ पाए हैं, इतनी स्टडी हम लोग यहाँ पर कर पाए हैं, तो सीमाई क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछले साल जो झड़प थी वो सबसे घातक झड़प मानी गई थी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पिछले साल की झड़प जो थी इसलिए घातक थी कि भारत ने पीछे हटके से मना कर दिया। इससे पहले भी झड़प हुई है, समदरंग में झड़प हुई है। आपको बता दूं कि जनरल सुंदर जी ने डिसाइड कर लिया था कि जब वो समदरंग की वैली के अंदर घुस गए थे चाइनीज, ये सन ये 86 की बात है, तो उसने कहा कि मैं उससे मिलिट्री एक्शन लूंगा। गवर्नमेंट ने मना कर दिया। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के वो एक ब्रिगेड अंदर लेके आया बाई एयर, और उसने चाइना का सामना किया और पीछे कर दिया उनको बिना गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के। अगर किसी को देश के लिए अपना काम करना होता है तो फिर ये छोटे मोटे ऑर्डर्स वगैरह की बात नहीं के लिए मानता, क्योंकि इसको पता था कि डिसीजन गलत दिया जा रहा है राजीव गांधी को, और इसीलिए उन्होंने चाइनीज को खदेड़ा। और चाइनीज को पता चल गया कि ये आदमी डिफरेंट है, और उसका लोहा मारने लगे। यहां तक कि चाइनीज ने सुंदर जी को इन्वाइट भी किया, और गवर्नमेंट इतनी नाराज हो गई थी सुंदर जी से कि उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन फैल्कन था, उसको ऑफिशियल दर्जा ही नहीं दिया। यानी कि जो मेडल्स जो इत्यादि जो चीज फैल्कन के लिए मिलने चाहिए थे, सहूलियतें, और उसको वो नहीं मिली क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है, जब हमारी नीतियों में इतनी खामियां होंगी, हमारी हैंडलिंग में इतनी खामियां होंगी, तो हम हर समय इसी तरीके से हताश होते रहेंगे, हैरान होते रहेंगे कि चाइना ये क्या कर बैठा। ये तो दीवार पे लिखा था चाइना ये करेगा। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? चाइना ने क्या ऐसा चीज कर दी जो कि चाइना के नेचर के खिलाफ है? तो बिल्कुल चाइना ने करना था और यही करेगा, और आगे चल करके भी यही करेगा अगर हम समझते नहीं है तो। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, लगातार आप और हम इस मुद्दे को लेकर कई बार बैठ चुके हैं, कई बार जो है हम चीन और भारत के संबंधों को लेकर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बार बार घूम फिर के बात एक ही जगह पर आ जाती है। और वही चीज मैं आपसे फिर से जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर बात भारत की जा रही है, भारत जो जिस तरीके से यहाँ पर काम करता है, जो नीति भारत ने अपना रखी है कि वो चाइना पर एकदम आक्रामक रुख नहीं अपना पा रहा है, क्योंकि कई बार आपने भी कहा है कि जब तक भारत आक्रामक नहीं होगा, जब तक भारत जवाब देना नहीं सीखेगा, तब तक जो चीनी सेना है वो लगातार भारत को इसी तरीके से परेशान करती रहेगी। तो यहाँ पर क्या भारत के पास में ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस तरीके से वो आक्रामक नहीं हो पा रहा है? ऐसी क्या वजह है जिसके कारण जो है वो चीनी सेना को जवाब नहीं दे पाता? आक्रामक फौज को तब होना चाहिए जब फौज को हुक्म ऊपर से मिलता है कि आप शुरू कर दीजिए। अगर कमांडर ये हुक्म को कमांडर को नहीं मिलेगा
चाहे आपकी फौज उससे 5 गुना क्यों नहीं तगड़ी हो, वो ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। जब तक गवर्नमेंट से हुक्म नहीं आएगा, और ये कहना गलत है कि हमने फौज को खुली छूट दे दी है, कोई छूट, ये हम इस बात को मानते ही नहीं है, ये खुली छूट नहीं मिली है। या फिर ऐसी में हैरानगी की बात है कि फौज का अब ये हालत हो गई है कि वो एक्शन नहीं लेना चाहते, ये मैं बहुत नामंजूर है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये आप बात मान के चलिए। हाँ, किस जगह पे कौन सा मिलिट्री एक्शन लेना है, ये सूझ-बूझ के और सोच समझ के किया जाता है। मैं ये इस बात से बिल्कुल मानता हूं। जिस तरीके से 29-30 अगस्त की रात 2020 को हमने 7 हाइट्स ली थी, ये सारा कोबरा, टाइगर हिल, गुरुंग हिल, ये सारा का सारा जो हमने लिया था, मगर हिल, ये सारा रेचुला, ये सारे हमने इसलिए लिए थे कि इससे हमारे को फायदा होता है, हमारी मिलिट्री पोजीशन मजबूत होती है। और कैलाश हाइट्स ली थी, मिलिट्री पोजीशन मजबूत होती है। और तभी चाइना ने हमारे को कहा नहीं, हमें खाली करना, मैं भी खाली कर रहा हूं, आप भी खाली कर दो। उसको खुश करने के बाद हमने ये सारे कार्यक्रम किया। तो ये बात है। तो इसीलिए या तो फौज बिना किसी ऊपर के निर्देश के काम शुरू कर दे, वो मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि फौज डेमोक्रेटिक कंट्री में देश की लीडरशिप की एडवाइस पे चलनी चाहिए। पर देश की लीडरशिप को एडवाइस करने के लिए भी फौज को होना चाहिए। उस एडवाइजरी बॉडी में फौज का नंबर 1 स्थान होना चाहिए, वो नहीं है। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, जब भी हम देखते हैं या जब भी हम समझ पाते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि ऊपर से ऑर्डर होना चाहिए, तो ये ऑर्डर जो है वो संभवतः गवर्नमेंट ही देती होगी, ये भी मान सकते हैं। तो क्यों मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हैं, भाई हमारे कई सैनिक जो हैं वो मारे जाते हैं, कई तरह की क्षति भी होती है, ये भी माना जाता है कि चलिए लड़ाई हर चीज़ का हल नहीं है, मान लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन लड़ाई में दोनों देशों का नुकसान बराबरी का होता है, कई तरीके की चीज़ों का नुकसान होता है। लेकिन जब बात बार बार आपकी इमेज पर भी आ जाए, बात आपके सैनिकों पर आ जाए, उनकी जान पर आ जाए, तब तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। देखिए, सरकार कोई ऐसी कोई एक आदमी नहीं है, सरकार एक बॉडी है। और मैं ये आपकी बात जो कह रही हैं, मैं उससे यहां तक मानता हूं कि हाँ, खून खराबा होता है, हमारे भी खून खराबा होता है, हमारे भी लोग मारे जाते हैं। बिल्कुल। पर देखिए, जब देश के ऊपर आ जाती है तब एक टाइम निर्णय लेना पड़ता है। यही मेरा सवाल का भी मतलब यही था मेरा भी पूछने का, कि जब बात यहाँ पर आ जाती है तो उसके बाद में भी जो चीजें हैं सोचने, समझने और ऑर्डर देने में ही इतनी ढील यहाँ पर दे दी जाती है, तब तक तो चीजें खराब हो जाती हैं। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर को हर एक चीज नहीं पता हो सकती, और हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए। वह जो एडवाइजरी बॉडी है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, अगर वो नहीं प्राइम मिनिस्टर को अवगत कराएगी, या फिर हमारा फौजी कमांडर उनको बाईपास करके प्राइम मिनिस्टर के पास जाए और कहे कि ऐसा हो रहा है, हमको ये मंजूर नहीं है, या तो ओपनली बोले, लोगों को ये भी बोला। इसमें कमजोरी है हमारी भी, कि हमारे फौजी भी इस बात को नहीं करना चाहते, नहीं तो जाके डायरेक्टली बोले कि ये हमें मंजूर नहीं है और ये हमें मंजूर है। सारी फौज को ये मंजूर नहीं था कि 7 हाइट्स को खाली कर देना चाहिए और कैलाश हाइट्स को खाली करना चाहिए था। ये बात प्राइम मिनिस्टर तक जानी चाहिए थी, या फिर प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर दिया था किसी ने कि नहीं, खाली कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद वो इस बात से मान गए। मतलब ऊपर क्या जो इक्वेशन बनी, ये हमें पता नहीं है, पर अगर ऐसी इक्वेशन बनी है तो ये हमारे लिए घातक है। बिल्कुल। तो यहाँ पर विंग कमांडर सर, बात अगर वापस से हम गलवान घाटी की करें और उसके बाद में जो 1 साल का जो समय है वो बीतने के बाद अगर भारत की बात करें, तो भारत ये कह रहा है कि प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए अब भारत तैयार है। तो किस तरीके से भारत ने अपने आप को तैयार कर लिया होगा? देखिए, मैं उससे पहले मैं ये पूछ लूं, ये आपका स्टूडियो नहीं दिखाई दे रहा मुझको, क्या बात है? पैनल से बोलना चाहूंगी मैं। पैनल देखिए, शायद कोई तकनीकी खामी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हाँ, अपना क्वेश्चन दोहराइए जरा। बिल्कुल। तो यहाँ पर विंग कमांडर सर, यहाँ पर अगर बात गलवान घाटी की फिर की जाए, तो भारत ने अपने आप को तैयार कर लिया है प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए, तो इससे क्या समझा जाए? हाँ, भारत ने अपने को तैयार करके रखा है और तैयारी निरंतर जारी है।
ये आप देख लीजिए। पर एक बात बता दूं कि हमारी तैयारी भी लेट हुई। जब आप देखेंगे, देखिए जब चाइनीज के साथ शुरू हुआ, हमने भी फोर्सेज इंडक्ट करनी शुरू करी, तब हमारे डिफेंस मिनिस्टर बाहर जा रहे थे सुखोई और MiG-29 का ऑर्डर लेके आने के लिए। ये लेट एंट्री जिसको कहते हैं कि आपको वो फायदा नहीं पहुंचाएगी। ये जो वेपनाइजेशन होता है, ये तो 3-4 साल पहले आ जाने चाहिए, उनको कंसोलिडेशन होना चाहिए, उनका अमेलगमेशन इन द फोर्स होनी चाहिए। ये इस तरीके से होता है, ये नहीं कि आज कल हमें लड़ाई पे जाना तो आज दोपहर को आप बंदूकें खरीदने जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो ये हमने इसमें डिले कई चीजों में की थी। ये हमारी नीतियों की गलत नीतियों का नतीजा था कि हमने स्वावलंबीता की तरह अपने डिफेंस में स्वावलंबी होने के लिए हमने उचित कदम नहीं उठाए, जो कि हमको आज से 25 साल पहले उठा लेने चाहिए थे। वो उस समय की गवर्नमेंट को पूछा जाए उनकी क्या पॉलिसी थी, क्यों थी ऐसी पॉलिसी। ये सारा का सारा जो है हमको बहुत भारी पड़ा है। बिल्कुल। इसीलिए आपकी पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी तो ये थी कि बॉर्डर पे रोड बनाएंगे तो चाइनीज अंदर घुसाएंगे ना। इसका मतलब क्या है कि आप अब रोड भी ना बनाइए, हद हो गई कि चाइनीज नाराज हो जाएंगे, घुसाएंगे। ये सारी की सारी जो हमारी मेंटल स्टेट है, इसमें बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक बड़े पैमाने पर जवानों और साजो सामान की तैनाती की गई है। जब इस पूरे केस को स्टडी हम लोग कर रहे थे, हमारी टीम ने जब इसकी पूरी स्टडी करी, तो एक पॉइंट ये निकल कर आया है कि बड़े पैमाने पर जवानों और साजो सामान की तैनाती जो है वो कर दी गई है। तो तैनाती करने से और जवानों को तैनात करने से, सारे युद्ध का जो सामान है वो चीजें रख देने से क्या लगता है कि चाइना जिस तरीके की हरकत कर रहा है, क्या वो उससे डर जाएगा? ऐसा करने से क्या तात्पर्य निकाला जाए? देखिए, सामान चाइना भी रखा है, हम रहे हैं, हम रेडी हैं बिल्कुल लड़ाई के लिए। हमारे एयरक्राफ्ट मूव कर चुके हैं, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर अपने पोजीशंस पे हैं, जो फॉरवर्ड बेसिस है सारे के सारे रिप्लेनिश हो गए हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट सारे के सारे हैं, मतलब जिसको कहते हैं रिजर्व, वेपन रिजर्व सब जगह पे हैं। यहाँ तक कि रेलवे वगैरह को सबको आदेश दिया गया है कि इमरजेंसी में अगर भारत की फौज को मूव करना पड़ेगा तो आपसे क्या प्लानिंग होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, पूरे नॉर्थ इंडिया में उस समय तहलका मच जाएगा, क्योंकि सारी की सारी ट्रेन फौज को आगे करने लगेंगी। हालांकि हमारी फौज पूरी आगे चली जा चुकी है, और फिर भी और मूवमेंट्स होंगी, टैक्टिकल बैटल एरिया से आउट मूवमेंट्स होंगी, इन मूवमेंट्स होंगी। ये सारा का सारा दारोमदार चलेगा। लड़ाई के समय ये सब कुछ होता है, ये सारी की सारी, और पूरी तैयारी है, और हमारी तैयारी तो पूरी है। तैयारी पूरी होने का मतलब ये देखिए, अब आपके जब तक आप चाइना हुए जगह पे अख्तियार नहीं करेंगे, उनकी कुछ एरिया पर ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, चाइना आपसे साथ नेगोशिएट नहीं करेगा। वो अगली मीटिंग को बुलाएगा, उसमें आपको टाल मटोल करेगा, उसके बाद में फिर अगली मीटिंग बुलाएगा। वो मीटिंग बुला के वो जो जमीन पे जो कार्यवाही है वो करता रहता है। आप जब उससे ऑब्जेक्शन उठाने की बात करते हैं तो बैकआउट कर जाता है। ये चाइना की ट्रिक है, और ये चाइना इसका पूरा फायदा उठाता है। बिल्कुल। और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो चाइना को ये बोल नहीं पा रही, क्या पता क्यों कर रहे। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आपके साथ जब भी यहाँ पर चर्चा होती है समय कैसे निकलता है बिल्कुल पता नहीं चल पाता है, लेकिन अब समय की कमी है, तो एक फिर भी अंतिम सवाल आपसे करना चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में अब भी विश्वास जो है वो बहाल नहीं है, क्योंकि चीन के बारे में लगातार जो बात की जा रही है, जैसा कि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि किस तरीके से चीन जो है वो एक भरोसेमंद नहीं है। वो पहले वादा करता है, फिर वादा खिलाफी भी करता है। लेकिन जब ये स्थिति दोनों के देशों के बीच में है कि अब भी जो विश्वास है उसको बहाल नहीं किया जा रहा है, तो अब क्या ऐसे में क्या स्थिति बन सकती है? कि अगर एक बार डिसीजन ले लिया जाए कि चीन हमारे साथ वादा खिलाफी कर रहा है और चीन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, तब एक अलग मीटिंग प्राइम मिनिस्टर की, आर्मी चीफ और सीडीएस के साथ होनी चाहिए, या उसके में बीच में चाहे और डिफेंस मिनिस्टर वगैरह सब हो, पर ये प्राइमरीली मीटिंग बिटवीन द सर्विस एंड प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए कि ये स्थिति है, और डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों को बता दिया जाए कि हमारे को इन जगह पे अब मिलिट्री एक्शन करना है, या जहां हमारे को ऐसी जगह पे करना है जिसको हम हासिल कर सके, और चाइना नेगोशिएटिंग पे उतर आए। चाहे आपका वहां बड़ा फायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो,
बस चाइना, जहां तक चाइना का नुकसान हो रहा है, आपको वो कार्यक्रम करना पड़ेगा और तब चाइना बैकफुट पे आएगा। अभी हम बैकफुट पे हैं, चाइना हमारे को बैकफुट पे चाइना में रखा हुआ है। जी। ये हमारी कमजोरी की दर्शा रहा है, हमारे को हताश कर रहा है और इस समय हमारे को इस उचित निर्णय का अभाव हो रहा है। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, मतलब पूरी अगर चर्चा का सार निकाला जाए तो सिर्फ ये है कि अब जो समय आ चुका है वो अब भारत के लिए ये करो या मरो वाली जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। भारत को एक डिसीजन ऐसा लेना पड़ेगा कि अब जो चीन जो है वो भारत पर रुख करने से पहले भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए 1 से 2 बार सोचे। अब जो है वो आक्रामक रुख भारत को देखना पड़ेगा, एक डिसीजन जो है वो भारत को बिल्कुल लेना पड़ेगा। यही पूरी चर्चा का सार निकला है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, बहुत धन्यवाद विंग कमांडर सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे गलवान घाटी के जो 1 साल जो पूरा हो चुका है झड़प का, और उसमें 20 सैनिक जो हैं वो हमारे शहीद हुए थे और उसके बाद अब वहां पर जो है शांति देखने को मिल रही है। शांति अभी भी है, लेकिन फिर भी चीन जो है वो कुछ जो हरकतें हैं, जो उसकी नापाक हरकतें हैं, वो लगातार करता रहता है। लगातार इस चर्चा पर हम बैठते हैं और एक ही चीज निकलकर सामने ये आती है कि अब जो है भारत को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, भारत को एक मजबूत जो है फैसला लेना पड़ेगा कि अब चीन को किस तरीके से उसको सबक सिखाना है कि अब चीन जो है वो भारत की तरफ आंख उठा के भी ना देखे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।